नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले IAS आयुष सिन्हा की बढ़ेगी टेंशन, हरियाणा ने किसानों की मांगे मानी। जी हां दोस्तों, किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले विवादास्पद IAS आयुष सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार ने सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे मान ली है। सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच गतिरोध अब समाप्त हो गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूणी और प्रशासन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र सिंह ने कहा कि 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की जाएगी, जिसकी निगरानी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे। जांच के दौरान तत्काल SDM आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। SCS देवेंद्र सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की जाएगी, जिसकी निगरानी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे। जांच के दौरान तत्कालीन SDM आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को 1 हफ्ते के अंदर नौकरी दी जाएगी, जबकि मृतक किसान के परिवार के 2 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। सिंह ने कहा कि 1 महीने के भीतर न्यायिक जांच पूरी हो जाएगी। उधर सरकार के इस रुख के बाद करनाल में धरने पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबानी हुकूमत, तालिबान राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास, युवतियों को बुरके में बुलाया, शरिया कानून की शपथ भी दिलाई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तालिबान शरिया कानून को लागू करने को लेकर किस कदर हावी है, इसका नजारा शनिवार को काबुल यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। तालिबान के नेताओं ने यहां शरिया को लेकर एक लेक्चर का आयोजन किया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 300 युवतियां शामिल हुई। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सभी युवतियों का चेहरा बुरके से ढका हुआ था। युवतियों को शरिया कानून मानने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान हर युवती के हाथ में तालिबान का झंडा भी था। तालिबान ने अपने शासन में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यह ड्रेस कोड जारी किया है। इससे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान भी लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठने का फरमान जारी कर दिया गया था। दोस्तों अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद सबसे ज्यादा परेशान महिलाओं और बच्चों को है। खासकर काम और पढ़ाई करने वाली महिलाएं अपने हक और हुकूक को लेकर बंदूक की नोक पर खड़ी है। कुछ दिन पहले महिलाओं ने लगातार प्रदर्शन भी किए थे। इन पर तालिबानियों ने गोलियां और कोड़े बरसाए थे। कई महिलाओं को बंदूक के बट से चेहरे पर वार भी किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात के CM के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। जनवरी में RSS की बैठक में लिख दी गई थी रूपाणी के इस्तीफे की स्क्रिप्ट। अगस्त के आखिर में भागवत के गुप्त दौरे में हुई तारीख तय। जी हां दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है बिना किसी हलचल। आखिर इस इस्तीफे के मायने क्या है? भाजपा सोर्सेज के मुताबिक विजय रूपाणी गुजरात के लिए कभी भी स्थायी CM थे ही नहीं। उनका जाना तो तय था, बस तारीख तय नहीं थी। तारीख पर मोहर संघ प्रमुख के हाल ही में हुए गुप्त दौरे में मिले फीडबैक के बाद लगा दी गई। हालांकि उन्हें 2022 की जनवरी या फरवरी में इस्तीफा देना था, लेकिन भागवत के गुप्त दौरे ने रूपाणी के CM पद की उम्र थोड़ी कम कर दी। दरअसल दोस्तों रूपाणी के इस्तीफे की नींव इस साल जनवरी में हुई RSS की बैठक में रखी गई थी और मोहर अगस्त के आखिर में हुए भागवत के दौरे में लगी। दरअसल दोस्तों अगले साल होने वाले चुनाव की रणनीति लगभग बनकर तैयार है। सूत्रों की माने तो 15 से 16 सितंबर के बाद RSS 2 बैठकें कर सकता है। एक बैठक राज्य स्तर की होगी जिसमें भाजपा के नेता भी शामिल रहेंगे, तो दूसरी बैठक RSS के पदाधिकारियों के बीच में होगी। इसमें अखिल भारतीय स्तर की टॉप RSS लीडरशिप भी शामिल होंगी। दोस्तों इस्तीफे की पहली वजह है कि चुनाव के लिए भाजपा को ऐसा चेहरा चाहिए था जिस पर कोरोना के दौरान राज्य में हुई अव्यवस्था का दाग न लगा हो, एक अच्छा स्पीकर हो और जो चुनाव में गुजरात की जनता को साध सके। यह काम रूपाणी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। दूसरी और अहम वजह यह है कि कोरोना काल में हुई अव्यवस्था का ठीकरा फोड़ने के लिए एक सिर भाजपा और RSS को चाहिए था। रूपाणी जैसे आज्ञाकारी लीडर के सिर पर ठीकरा फूट ही गया। केंद्र ने नेतृत्व परिवर्तन कर जनता को जता भी दिया कि मुख्यमंत्री के कामों की समीक्षा की वजह से उन्हें हटाया गया। केंद्र ने सख्त फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई का बड़ा झटका, अक्टूबर से CNG और PNG फिर होगी महंगी। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़कर रख दी है। इसी बीच अब लोगों को एक और झटका लगने
लगने वाला है। दरअसल दोस्तों दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पाइप से रसोई गैस की कीमतें यानी कि पीएमजी में अगले महीने 10 से 11% का इजाफा हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में सरकार गैस की कीमत में लगभग 76% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसी के साथ गैस के दाम में बढ़ोतरी से गाड़ी चलाना और खाना बनाना और महंगा हो जाएगा, यानी एक बार फिर जनता पर दोहरी मार पड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों नई डोमेस्टिक गैस पॉलिसी 2014 के तहत हर 6 महीने में नेचुरल गैस की कीमतें तय की जाती है। इसके अनुसार अब अगली समीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। अक्टूबर के बाद अप्रैल 2022 में गैस की कीमतें तय होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएनएससी के पास है 2593 की ताकत, तालिबान के आतंकी नेताओं की छिन सकती है कुर्सी। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सरकार का भी ऐलान कर दिया। तालिबान की इस नई सरकार में शामिल 33 मंत्रियों में से 17 नामित आतंकवादी हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की 1267 कमेटी की प्रतिबंध सूची में इन 17 आतंकवादियों का नाम शामिल है। तालिबान ने भले ही आतंकवादियों को कैबिनेट में जगह दी हो, लेकिन यूएनएससी अपने 2593 प्रस्ताव के तहत इन सभी मंत्रियों को हटाने की मांग कर सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिसंबर 2022 तक 1267 कमेटी की अध्यक्षता भारत कर रहा है। 2593 प्रस्ताव के दूसरे फेरे में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने के लिए नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को शरण देने या ट्रेनिंग देने के लिए, आतंकवादी हमलों की प्लानिंग करने या फिर आतंकवाद से जुड़ा फंड हासिल करने के लिए नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने छोड़ा सऊदी अरब का साथ, हटाए मिसाइल रक्षा प्रणाली। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही के हफ्तों में सऊदी अरब से अति आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और पेट्रियट बैटरी को हटा लिया है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब देश यमन के हुती विद्रोहियों से लगातार हवाई हमले का सामना कर रहा है। द एसोसिएटेड प्रेस द्वारा उपग्रह की तस्वीरों के विश्लेषण से यह जानकारी हासिल हुई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बाइडेन प्रशासन ने 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया है। रियाद के बाहर प्रिंस सुल्तान एयरबेस से सुरक्षा प्रणाली को हटाने का यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के खाड़ी अरब सहयोगियों ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की अफरा तफरी वाले माहौल में वापसी देखी है। ईरान का मुकाबला करने के लिए अरब प्रायद्वीप में हजारों अमेरिकी सैनिक बने हुए हैं। खाड़ी अरब देशों को अमेरिका की भविष्य की योजनाओं को लेकर चिंता सता रही है, क्योंकि उनकी सेना एशिया में बढ़ते सैन्य खतरे को मानती है और इसके लिए उसे मिसाइल रक्षा प्रणाली की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी। अमेरिका अगले महीने दे सकता है फाइजर को मंजूरी। जी हां दोस्तों, शीर्ष अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि फाइजर इंक कोविड-19 वैक्सीन को अक्टूबर के अंत तक 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मंजूरी दे सकता है। शुक्रवार को स्थिति से परिचित 2 सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा है कि वैक्सीन शॉट को मंजूरी मिलने की समय सीमा इस बात पर आधारित है कि फाइजर के पास इस माह के अंत में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से उस आयु वर्ग के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के मद्देनजर नैदानिक परीक्षणों से हासिल पर्याप्त डाटा होगा। उन लोगों का अनुमान है कि आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के 3 सप्ताह के भीतर एफडीए इस पर निर्णय ले सकता है कि छोटे बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन का शॉट सुरक्षित है और प्रभावी है या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार देश के कई राज्यों में मुफ्त राशन दे रही है। अब इसी तर्ज पर कई राज्यों में भी मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में भी पिछले दिनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्य के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा दोस्तों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन दिया जा रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ देश में नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका राशन कार्ड का आधार या बैंक खाते से लिंक होना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में सस्पेंड कार्ड को भी अभी हाल ही में लिंक किया गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पढ़ाई में छात्रों को मिलेगा लाभ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर रही है नई सुविधा। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई के साथ ही सेल्फ स्टडी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल की पढ़ाई, प्रवेश परीक्षा या फिर बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान आने वाली किसी भी कठिनाई का हल ढूंढने के लिए अब छात्रों को शिक्षकों के उपलब्ध होने या स्कूल कॉलेजों के खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें घर बैठे ही देश के जाने माने विशेषज्ञों से अपनी दिक्कतों का सामना मिल जाएगा। दोस्तों, सभी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा सिलेबस और कोर्स उपलब्ध करा रही देश की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अब एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसका लाभ डिजिटल लाइब्रेरी इस्तेमाल करने वाले सभी छात्रों को मिलेगा। NDLI जल्द ही आस्क द क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछो सुविधा शुरू करने जा रही है। इसमें छात्रों को अपना कोई भी कठिन सवाल पूछना होगा, जिसका जवाब NDLI के प्लेटफॉर्म पर ऑडियो या वीडियो के माध्यम से विशेषज्ञ दे देंगे। तो दोस्तों, है ना यह छात्रों के लिए कमाल की खबर। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाड़ी के नंबर की तरह ही अब आप पसंदीदा आधार कार्ड का नंबर भी चुन सकेंगे, UIDAI ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड आज के समय में भारत में एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसके बिना आप कोई भी सरकारी या गैर सरकारी काम या फिर बैंक से जुड़ा कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका आधार से जुड़े हर नियम का अपडेट होना जरूरी है। UIDAI समय समय पर आधार कार्ड से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाता है, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच दोस्तों अब एक नया मामला सामने आया है कि क्या गाड़ी के नंबर की तरह आधार कार्ड का नंबर भी हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक व्यापारी को नया आधार संख्या जारी करने की मांग संबंधी अर्जी का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया है और कहा है कि ऐसा अनुरोध लोगों द्वारा अपनी पसंद की वाहन पंजीकरण संख्या मानने जैसा होगा। प्राधिकरण की ओर से पेश वकील जुहेल हसन ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष कहा कि यह किसी कार के लिए फैंसी नंबर प्लेट के डिमांड जैसा होगा। दरअसल दोस्तों, न्यायमूर्ति पल्ली एक अर्जी पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार क्रमांक समेत याचिकाकर्ता के निजी विवरण के साथ समझौता किया गया है, यानी उन्हें उनकी मर्जी का आधार नंबर इशू किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह हर नागरिक के लिए होना चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 से ज्यादा है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, टर्की, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,32,08,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,42,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज के लिए आई बड़ी खबर। IRCTC बदल रहा है रेल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया, अब देने होंगे ऐसे डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और रेल टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक IRCTC अकाउंट से महीने में सिर्फ 6 टिकट ही बुक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टिकट बुक करने के लिए आपको अपना अकाउंट आधार से लिंक करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि अब टिकट बुकिंग का तरीका भी बदलने वाला है। केवल एक टिकट के लिए भी आपकी आधार की डिटेल मांगी जा सकती है। दरअसल दोस्तों IRCTC ने अब टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी कर ली है। अगली बार एक भी रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुक करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे IRCTC पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट की जानकारी भी मांगे। दरअसल दोस्तों रेलवे टिकट के दलालों को टिकट बुकिंग के सिस्टम से बाहर करने के लिए IRCTC ने यह कदम उठाया है। IRCTC एक नए सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर को लिंक करना होगा। IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट नंबर डालना
देना पड़ सकता है। इससे इस मैटर में दलालों की संख्या काफी कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता, प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और विदेश मंत्रालय के सचिव से 2+2 वार्ता की शुरुआत शनिवार को की। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच दोनों देशों में रक्षा और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों मॉरिस माइने और पीटर डट्टन के साथ 2+2 वार्ता की। ये संवाद ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान में हालात पर है और इस वार्ता के दौरान भी इस पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री टंडन के साथ शुक्रवार को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वहीं एस जयशंकर ने विदेश मंत्री पाइने से 2+2 वार्ता से ठीक पहले मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारी बारिश ने मचाई तबाही, दिल्ली एयरपोर्ट बना समंदर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। बारिश का पानी सड़कों, घरों, यहां तक कि एयरपोर्ट में भी भरने लगा है। सुबह से दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम यूपी के साथ ही उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली का एयरपोर्ट तालाब बन चुका है, वहीं उत्तराखंड से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही है। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहर में 97 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान भी जताया है। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश अभी कुछ दिनों तक यूं ही होती रहेगी। केवल एक दिन की बारिश से दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे कई हिस्सों में ट्रैफिक की भारी समस्या भी हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेसबुक के ऑफिस से आया कॉल, सुसाइड करने जा रहे शख्स को पुलिस ने बचाया। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में 10 सितंबर का दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस साइपेड के डीसीपी अन्वेश राय ने बताया कि उन्हें आयरलैंड के फेसबुक के ऑफिस से एक कॉल आया और फेसबुक ने दिल्ली पुलिस को बताया कि दिल्ली में एक शख्स सुसाइड करने जा रहा है। एक ऐसी एक्टिविटी उसके फेसबुक प्रोफाइल के सामने आ रही है। फेसबुक ने कहा कि उस व्यक्ति के फेसबुक प्रोफाइल से ऐसी एक्टिविटी सामने आ रही है कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। इसी फोन कॉल को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल ने फोन नंबर की डिटेल और लोकेशन निकाली। यह लोकेशन सिग्नेचर ब्रिज के पास बताई जा रही थी। पुलिस ने वहां पर दबिश दी और उस व्यक्ति को सिग्नेचर ब्रिज से महज 500 मीटर की दूरी पर खजूरी खास इलाके में ट्रेस किया और पुलिस टीम ने उसे सुसाइड करने से रोक लिया। इसके बाद उसकी एक्सपर्ट से काउंसलिंग भी करवाई गई और घर वालों को उसे सौंप दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम अफगानियों के साथ रेस्क्यू फ्लाइट में सवार होकर ब्रिटेन पहुंच गया तालिबानी, ऐसे हुई साजिश नाकाम। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो आशंका जताई जा रही थी वो सही साबित होती नजर आ रही है। ब्रिटेन पुलिस ने तालिबान से रिश्ते के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह शख्स काबुल से ब्रिटिश विमान में सवार होकर यहां पहुंचा था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार 33 वर्षीय शख्स के जिहादी लिंक की बात सामने आई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डिफेंस एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई थी कि आतंकी आम अफगानियों के रूप में ब्रिटेन पहुंचकर तबाही मचा सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार शख्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। केवल इतना बताया है कि अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट करने के बाद उसे मैनचेस्टर के एक होटल में अपने परिवार के साथ क्वारंटीन किया गया था। आरोपी अफगान स्पेशल फोर्स कमांडो के रूप में ब्रिटिश सेना के साथ काम करता था और उसके तालिबान के साथ भी रिश्ते थे। दोस्तों, पकड़े गए शख्स पर आरोप है कि वो तालिबान के लिए जासूसी कर रहा था। उसकी वजह से ही तालिबान ने अफगान सेना पर हमला बोला था, जिसमें घायल हुआ एक कमांडर अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसकी करतूतों के बारे में ब्रिटिश एजेंसियों को पहले से ही भनक थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जय जवान जय किसान, यह नारा किस महापुरुष ने दिया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।